हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। देखिए, ये जो क्वेश्चन है मोस्टली करंट जो अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड है, उनमें से लिए गए हैं। बट ऑब्वियसली जो स्टैटिक कंपोनेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों की एक अच्छी नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस नाइसली, करेक्टली। एंड वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, प्लीज़ अपना स्कोर आप कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि आप कभी रिवाइज करने आए तो यू कैन एक्चुअली लुक एट योर प्रीवियस स्कोर एंड सी वेदर यू हैव इम्प्रूव्ड और नॉट एंड हाउ फार हैव यू कम। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप अपना स्कोर भी कमेंट्स में लिख देंगे नीचे। कोई डाउट है तो वो भी ऑफ कोर्स यू कैन राइट दैट इन द कमेंट्स। ओके, सो पहला क्वेश्चन है ह्यूमन यूरिन एज अ फर्टिलाइज़र। देखिए, ये जो है द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया था, so I thought I'll make a question on it. पहली स्टेटमेंट है, human urine cannot be used as a fertilizer because it lacks 3 essential nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium. देखिए, जब भी फर्टिलाइजर्स की बात आती है, NPK या नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फॉस्फोरस ज़रूर आते हैं। अब ये क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारे नॉर्मल सॉइल्स हैं, दे आर डेफिशिएंट इन दीज 3 न्यूट्रिएंट्स, और ये 3 न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो जब ये प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है तो हमें ऑब्वियसली, अगर सॉइल में ये नहीं प्रेजेंट तो सॉइल में हमें ये रिप्लेनिश करने ही है, एंड दैट इज़ थ्रू फर्टिलाइजर्स। अब कोई फर्टिलाइज़र होता है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो सकता है, फॉर एग्जांपल यूरिया, किसी में पोटाशियम या के ज़्यादा होगा, किसी में फॉस्फोरस या पी ज़्यादा होगा। अब ये कह रहे हैं कि ह्यूमन यूरिन को हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि NPK नहीं है। इनफैक्ट दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज ह्यूमन यूरिन में ये तीनों न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, इसलिए हम उसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। Then human urine cannot be used as a fertilizer because it has poor shelf life, मतलब ये ज़्यादा बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। दैट इज़, इट डिकम्पोजेज रैपिडली एज सून एज इट लीव्स द बॉडी। ये भी गलत है क्योंकि जो ह्यूमन यूरिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक स्टेराइल होता है और 2-3 महीनों तक इट कैन लास्ट। ठीक है, और ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इनफैक्ट जो हमारा आंसर है वो डी है, क्योंकि आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। सो सिंस नन ऑफ देम आर करेक्ट, तो हमारा आंसर डी हो जाता है। अब देखो, देर इज़ अ कंट्री इन अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ निजेर। बेसिकली एक फ्रेंच कॉलोनी थी, तो कई लोग इसको निजेर प्रोनाउंस करते हैं, कई नाइजर भी प्रोनाउंस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू आप कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये जो कंट्री है, यहाँ पे जो फार्मर्स रिमोट एरियाज़ में रहते थे ना, बिकॉज ऑफ द डिप्लीटिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ डिप्लीटिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो उस वजह से जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी, जो ईल्ड थी क्रॉप्स की, वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। तो निजेर का ही एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एक एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दे एक्चुअली लुक्ड इनटू रिसरेक्टिंग एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन एशिया, दैट इज़ ऑफ यूजिंग ह्यूमन यूरिन एज अ फर्टिलाइजर। ऑब्वियसली उसको सैनिटाइज करने के बाद ही यूज़ करेंगे, और जब ये यूज़ किया तब देखा गया कि 30% ईल्ड इंक्रीज हो गई ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट क्या होता है? हमारे इंडिया में उसको बाजरा कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये देखा गया तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, तो इस पर और स्टडीज़ हो रही हैं। अब द वुमेन दे नेम्ड दिस एज ओगा, विच ट्रांसलेट्स टू दी बॉस इन देयर नेटिव लैंग्वेज। Now, why did this happen? Why the 30% increase was seen? Because जो human urine है, that is packed with all the 3 nutrients which are found commonly in fertilizers, that is nitrogen, phosphorus and potassium। ठीक है, तीनों मिलते हैं इसमें, एंड इट इज़ रिलेटिवली स्टेराइल, मतलब इसमें बहुत जल्दी पैथोजेंस ग्रो नहीं करते, तो इसकी शेल्फ लाइफ 2-3 महीने तक आसानी से होती है, एंड दैट इज़ ड्यू टू अमोनिया इन इट। अमोनिया क्या है? NH3 में N इज़ नाइट्रोजन। ठीक है, सो दैट इज़ वाई जो ह्यूमन यूरिन को भी देखा जा रहा है टू बी, इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। ठीक है, ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है, इसको कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स भी कहा जाता है, ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का भी एक मेजर कहते हैं इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को। अब इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड पूछा गया है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली है, इट इज़ अ टैक्स ऑन कार्बन एमिशंस attributed to imported goods that have not been carbon taxed at source। ठीक है, अब इसको आप इमेजिन करो कि 2 कंट्रीज़ हैं,
ए कंट्री और बी कंट्री। अब ए कंट्री में क्या है, हम जो कार्बन इमिशंस करती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या चीज़ें, ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी, आप थर्मल पावर प्लांट यूज़ कर रहे हो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस कैरी आउट करती हैं, तो उस केस में जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो इतने ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, बट ऑब्वियसली वो चीपर होंगे लेट्स से कंपेयर टू मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, है ना। तो अब एक कंट्री बी है जो सारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑप्शंस को अपनाती है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है ना वो स्लाइटली एक्सपेंसिव हैं। तो अब अगर यहाँ पे आप ए कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करोगे तो आप एक तरह से जो आपके यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके लिए वो नुकसानदायक है, क्योंकि एक तो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ बना रहे हैं लेकिन वो महंगी है तो वो बिक नहीं रही, क्योंकि एक कंट्री से वो सस्ते में आ रही है ना। तो एक कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको तो लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक तो हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम चीपर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और हमारे बिक भी ज़्यादा रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए बी कंट्री क्या करती है, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगा देती है कि ऐसी कंट्री जहाँ पे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें नहीं यूज़ हो रही और सस्ती चीज़ें बन रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट अगर वहाँ से कोई प्रोडक्ट आता है हमारे देश में, ठीक है, हम वहाँ से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम उस पर कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएंगे, ताकि जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं तो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है, बी कंट्री इंपोर्ट कर रही है इन गुड्स को दैट हैव नॉट बीन कार्बन टैक्स्ड एट सोर्स, जो यहाँ पे जिनके ऊपर कार्बन टैक्स नहीं लगा। लेट्स से एक कंट्री की गवर्नमेंट भी बोले ठीक है आप रिन्यूएबल एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे, हम आपके ऊपर कुछ टैक्स लगा देते हैं क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कर रहे हो, तो ठीक है, तो यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट महंगा हो गया, है ना। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो अब बी कंट्री क्या करेगी, कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगी, जिससे कि उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल द G7 कंट्रीज। देखिए ये गलत है, ये सिर्फ EU इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है एंड इट विल नॉट टेक प्लेस अंटिल 2026, तो वो भी हमारा सही है। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 1 and 3, ठीक है। सो इट इज़ अ टैक्स ऑन कार्बन एमिशंस एट्रीब्यूटेड टू इम्पोर्टेड गुड्स दैट हैव नॉट बीन कार्बन टैक्स एट सोर्स। इसको कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये देखो EU मैन्युफैक्चरर्स जो हैं दे रिलाई ऑन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बट मोर एक्सपेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दे वुड बी एट अ कॉस्ट डिसएडवांटेज कंपेयर टू दी ओवरसीज कंपिटिटर्स जो स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसिंग चीपर पावर सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, अब कार्बन बॉर्डर टैक्स लग गया। अब जो EU में कोई ऐसे लोग हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं इन चीपर प्रोडक्ट्स को, उन इंपोर्टर्स को ना कार्बन सर्टिफिकेट्स बाय करने पड़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस दैट वुड हैव बीन पेड इन EU। अगर वही चीज़ EU में प्रोड्यूस हो रही होती तो उस पर कार्बन टैक्स लगता। अब क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ में कार्बन टैक्स नहीं है, तो उसमें क्या होगा, अगर EU की किसी कंट्री को इन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है तो उसमें जो भी बंदा इंपोर्ट कर रहा है उसको कार्बन सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ेंगे। तो दैट वुड बी सिमिलर टू द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, ठीक है। बट ये 2026 तक नहीं आएगा एंड ऑब्वियसली वो कुछ फेज इन पीरियड प्रपोज कर रहे हैं कि कैसे दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे इट वुड वर्क, ठीक है, एंड ऑल्सो गिविंग टाइम टू द अदर कंट्रीज टू प्रिपेयर। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो बाकी जो लेट्स से ओवरसीज मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ मेजर्स लेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स भी कॉम्पिटिटिव रहें, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स क्लीनर रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स, तो उनके लिए भी ये एक अच्छी मोटिवेशन आप कह सकते हैं, राइट। देन द थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ रिगार्डिंग प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। अब यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इनकरेक्ट पूछा गया है। प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट क्या करती है, इट ट्रैक्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गवर्नमेंट्स प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन and global production levels consistent with limiting warming to 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये भी बिल्कुल सही है बिकॉज प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यही मेजर करता है
इसको अगर हम समझें, अब देखो एक कंट्री है, लेट्स से हम इंडिया की ही बात करें। अब इंडिया को कितना फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है, मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात करती है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, बट इंडिया का एग्जांपल लेके समझते हैं। इंडिया को कितना फॉसिल फ्यूल इंडिया कितना प्लान कर रहा है कि कितना फॉसिल फ्यूल यूज़ करेगा, प्रोड्यूस करेगा, कंपेयर टू उसे कितना करना चाहिए अगर हमें 1.5 डिग्रीज और 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा गैप है, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन गैप। और ये जो गैप है ये नैरो होना चाहिए ना, कम होना चाहिए, कि अगर हम चाहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दें, ये थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस है, ये हमारा टारगेट है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं एज़ पर पेरिस अग्रीमेंट, कि अब उसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल की जो यूसेज है, जो उसकी प्रोडक्शन है, उसको कम करना है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट्स ने कितना प्लान किया हुआ है, हम कितना करेंगे, क्या वो कंसिस्टेंट है विद दिस गोल, ठीक है। ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट तो नहीं है, ये सबको पता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, उसको कहा जाता है प्रोडक्शन गैप। सो इट इज़ द डिस्क्रिपेंसी और द गैप बिटवीन प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन के कितना उनका है, क्या उनका टारगेट है फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन का, और कितना होना चाहिए अगर हमें 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है, ठीक है। वो जो गैप है दैट इज़ प्रोडक्शन गैप, एंड दैट इज़ गिवन इन दिस प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट। और ये कौन रिलीज करता है, UNEP करता है, UNDP नहीं करता। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाता है, तो हमारा आंसर इसमें 2 ओनली हो जाता है, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। सो लाइक आई सेड, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2019 में पहली बार आई थी, और ये डिस्क्रिपेंसी को ट्रैक करती है बिटवीन द गवर्नमेंट्स प्लान फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड द ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल्स जो होने चाहिए अगर हमें टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है। ये कोलैबोरेशन है काफ़ी रिसर्चर्स की, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, और इसको रिलीज करता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब अगर ये प्रोडक्शन गैप देखें ना, तो सबसे ज़्यादा है कोल के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन प्लान्स एंड प्रोजेक्शंस बाय गवर्नमेंट वुड लीड टू अराउंड 240% मोर कोल। तो जितना होना चाहिए कोल का प्रोडक्शन, ठीक है, अगर हमें टेम्परेचर राइज को लिमिट करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक, उससे 240% ज़्यादा हो रहा है। सिमिलरली ऑयल के लिए 57% है, 57 मोर है ना, 57% मोर, एंड फॉर गैस, नेचुरल गैस, इट इज 71% मोर इन 2030 देन ग्लोबल लेवल्स कंसिस्टेड विद लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर हम G20 कंट्रीज की बात करें तो उन्होंने $300 बिलियन को चैनलाइज किया है सिंस द बिगिनिंग ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फिस्कल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि आने वाले टाइम में फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन कम तो नहीं होने वाली। तो ये रिपोर्ट कहती है कि ठीक है, हम अगर कर भी रहे हैं तो हमें एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, मीथेन की जो एमिशंस है, लीकेजेस है, उनको कम करना है अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस तक या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो अजम्पशंस हैं दे आर येट टू बी प्रूवन वर्केबल इन प्रैक्टिस, लेकिन अगर हम इन अजम्पशन से डेविएट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन गैप है वो और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और हम और ज़्यादा दूर होते जाएंगे अपने 2 डिग्री सेल्सियस के टारगेट से, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। देखो ये कंट्री का प्लान और वो है कि कितना वो प्रोड्यूस करेंगे, राइट। लेट्स से 2040 तक इतना ही प्रोड्यूस करें, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है ये। और अगर हम 1.5 डिग्री सेल्सियस है तो देखो कितना नीचे होने कि ये यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे कंट्रीज़ का है, ठीक है, कंट्रीज़ का यहाँ पे है और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। अगर 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें लिमिट करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक और भी नीचे होगा, है ना। और ये जो है ये प्लेज किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअल है, ये प्लेज है, प्लेज भी जो किया हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जितना होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रैक्ड बाय दिस प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जो UNEP रिलीज करता है। अब नेक्स्ट इज रिगार्डिंग थेरी डेजर्ट। करेक्ट पूछा गया है। इट इज़ नोन फॉर इट्स यूनिक रेड ड्यून्स एंड इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, तो हमारा जो आंसर है बोथ 1 and 2 हो गया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। अब ये जो है तमिलनाडु में है एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स रेड सैंड ड्यून्स, और थूथुकुडी डेजर्ट थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है आपको ये वाली डेजर्ट। अब ये जो रेड ड्यून्स है ना, इन्हीं को थेरी कहा जाता है तमिल लैंग्वेज में।
अब इट कंसिस्ट ऑफ सेडिमेंट्स डेटिंग बैक टू क्वांटनरी पीरियड एंड दीज आर मेड अप ऑफ मेरीन डिपॉजिट्स. अब ये जो रेड ड्यून्स है इनकी वाटर और न्यूट्रिएंट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम है एंड दे आर ससेप्टेबल टू एरोडायनेमिक लिफ्ट. एरोडायनेमिक लिफ्ट क्या होता है? जो किसी चीज़ को ऊपर, जैसे ग्रेविटी है सब चीज़ों को नीचे लाती है, ये जो ड्यून्स हैं दे आर ससेप्टेबल टू एरोडायनेमिक लिफ्ट. एरोडायनेमिक लिफ्ट इज ऑपोजिट ऑफ वेट और ऑपोजिट ऑफ ग्रेविटी. इट इज़ अ पुश दैट लेट समथिंग मूव अप. ठीक है, तो दीज ड्यून्स आर ससेप्टेबल टू दैट. अब ये जो ड्यून्स हैं ये रेड क्यों है? क्योंकि आयरन रिच मिनरल्स हैं इनमें. आयरन से कोई भी चीज़ बनी होती है तो वो रेड हो जाती है. अब ये जो ड्यून्स है दे आर वेरी रिच इन आयरन रिच मिनरल्स लाइक इल्मेनाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट, हाइपरस्थीन एंड रूटाइल. ठीक है, इस वजह से ये रेड है. प्रेजेंट इन द सॉइल दे हैड अंडरगॉन लीचिंग बाय surface water and were then oxidized because of the favorable semi-arid climatic conditions. So these minerals are present and because of this the dunes are red colored. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? आयरन रिच हैवी मिनरल्स हैं एंड दे हैड अंडरगॉन लीचिंग. ठीक है, लीचिंग हुई थी, सरफेस वाटर से ये नीचे आ गए थे और उसके बाद दे वर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट इज व्हाई दे आर रेड इन कलर. ठीक है, और इसमें जो है ये मेरीन डिपॉजिट्स की भी बात की जाती है. तो थेरी डेजर्ट रेड कलर ड्यून्स, तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वाज एन आर्टिकल इन डाउन टू अर्थ, दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस क्वेश्चन. देन लास्ट क्वेश्चन इज मोर फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट. इसमें आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट रिगार्डिंग क्रिप्टोगैम्स. देखो, क्रिप्टोगैम इज अ प्लांट दैट रिप्रोड्यूसेस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. दे आर कॉल्ड लोअर प्लांट्स. दे नीड अ मॉइस्ट environment to survive. They are present only in aquatic places. अगर हम इसमें आंसर देखें तो जो आंसर है वो डी है, क्योंकि देखो इनको मॉइस्ट इन्वायरमेंट ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन ये आपको टेरेस्ट्रियल जगहों पे भी मिलते हैं, सिर्फ एक्वेटिक प्लेसेस में नहीं मिलते. ज़्यादातर एक्वेटिक प्लेसेस में मिलेंगे लेकिन टेरेस्ट्रियल जगहों पे भी आपको मिलते हैं. इसलिए जो हमारा डी है वो सही हो जाता है क्योंकि वो इनकरेक्ट है. राइट. अब देखो, क्रिप्टोग्राम एक ऐसा प्लांट है जो कि स्पोर्स की हेल्प से प्रोड्यूस करता है. स्पोर्स देखो, जो अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें ना तो हमारे पास 5 ब्रॉडर कैटेगरीज हैं. वी हैव algae, वी हैव ब्रायोफाइट्स, वी हैव टेरिडोफाइट्स, वी हैव जिम्नोस्पर्म्स एंड वी हैव एंजियोस्पर्म्स. Now these are the plants, these are known as cryptogams and these are known as phanerogams. अब ये जो प्लांट्स हैं ना ये स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और ये जो है ये सीड की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और ये जो है ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. एंजियोस्पर्म्स आर दी ओनली फ्लावरिंग प्लांट्स ऑफ द प्लांट किंगडम. ठीक है, ये दोनों सीड से रिप्रोड्यूस करेंगे लेकिन फ्रूट और फ्लावर हमारा एंजियोस्पर्म्स में ही बनेगा. जिम्नोस्पर्म्स में वी हैव समथिंग नोन एज नेकेड सीड. ठीक है, अब अगर हम बात करें एल्गे, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की, ये स्पोर्स की हेल्प से करते हैं, इसलिए इनको लोअर प्लांट्स, क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है. क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, तो गैम इज रिप्रोडक्शन. सो दे हैव हिडन रिप्रोडक्शन दैट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज सीड और फ्लावर. इनको फ्लावरलेस और सीडलेस भी कहा जाता है. मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है बट दे आर प्रेजेंट इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लेसेस. एग्जाम्पल एल्गे, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन, फर्न्स एंड फंजाई. देखिए, जो एल्गे होते हैं ना, थैलोफाइटा एल्गे उसमें आते हैं. अब इनमें ना थैलस होता है, इनमें ना तो रूट्स होंगी, ना स्टेम्स होंगी, ना लीव्स होंगी. एग्जाम्पल स्पायरोगायरा, सारगैसम. एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक में मेरीन इन्वायरमेंट्स में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में भी मिल सकते हैं. ब्रायोफाइटा जो होते हैं ना ये दे आर लिमिटेड वेराइटी ऑफ नॉन वैस्कुलर लैंड प्लांट्स. देखो, लाइक आई सेड वी हैव एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, ये जो होते हैं ना ये नॉन वैस्कुलर होते हैं, ये वैस्कुलर होते हैं. वैस्कुलर कौन से होते हैं? जिनमें जाइलम और फ्लोएम रहता है. ठीक है, जाइलम पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्लोएम न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, तो ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ये वैस्कुलर
टिश्यू रहता है, इनमें नहीं होता, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स भी नॉन वैस्कुलर हैं। देखो जो थैलोफाइट्स हैं ये सिर्फ आपको पानी में मिलते हैं, ठीक है, एल्गे जिसका एग्जाम्पल है। जो ब्रायोफाइट्स है ना ये आपको मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पानी में भी मिलेंगे और लैंड में भी मिलेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये छोटे ही होते हैं क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो ज़्यादा बड़े हो ही नहीं सकते, ठीक है। और ये ब्रायोफाइट्स है ना क्योंकि ये पानी और लैंड दोनों में सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल वर्ड्स जहाँ पे लिखा होता है ना, हॉर्न वर्ड्स, लिवर वर्ड्स, मॉसेस, वो सब ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एंड देन टेरिडोफाइट लाइक आई सेड इज अ वैस्कुलर प्लांट दैट डिस्पर्सेस स्पोर्स। और ये तीनों हमने किया, ये स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं और ये दोनों सीड से प्रोड्यूस होते हैं। इनमें जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनमें फ्रूट नहीं होता, नेकेड सीड होती है। एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट भी होता है, फ्लावर भी होता है, ठीक है। और ये जो टेरिडोफाइट इज द फर्स्ट प्लांट टू हैव जाइलम एंड फ्लोएम एंड प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है। ऑब्वियसली ये वेस्कुलर है और ये सबसे पहले पुराने वेस्कुलर है, तो इनको प्रिमिटिव कहा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो फर्न्स की है। टेरिडोफाइट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ही हम फर्न्स कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल गया प्लांट किंगडम के बारे में, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट्स में लिखिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर देम। उसके बाद जो स्लीपी क्लासेस है दैट इज नाउ ऑफलाइन। 2023 एस्पिरेंट्स के लिए वी आर गोइंग टू हैव 1 बैच ईच ऑफ जीएस, सोशियोलॉजी एंड PSIR, एंड दैट इज गोइंग टू स्टार्ट बाय द मंथ एंड। और अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशंस आर नाउ लाइव, और आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है उसको भी विजिट कर सकते हैं, राइट। एंड देन इफ यू वांट टू टेक आवर ऑनलाइन बैचेस दैट आर स्टिल देयर, तो बैच 3 की जो इनरोलमेंट्स है वो लाइव है। आप कंटेंट वाला बैच ले सकते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ आंसर इवैल्यूएशन वाला कंपोनेंट नहीं मिलेगा, मतलब आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके मॉडल आंसर्स और वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन हम उसको इवैल्यूएट करके नहीं देंगे। इवैल्यूएशन के लिए आपको ये बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू गो फॉर मेंटरशिप देन यू हैव टू ज्वाइन दिस बैच, जिसमें आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। आपको इसके बारे में कोई और डिटेल्स पूछनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सिंगल यू जस्ट वांट टू टेक 1 सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो टोटली पॉसिबल, ठीक है। आप कॉम्बोज लेना चाहते हैं, लेट्स से आपको सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। एंड फाइनली हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स है दैट इज ऑल्सो लाइव। इसमें हम हर रोज सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स करवाते हैं which are relevant from the pre as well as mains perspective, and all the PYQs, जो relevant PYQs हैं वो भी डिस्कस होते हैं। and you get daily PDF compilation and monthly compilations as well, जो कि आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगी, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगेन अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, या हमारी email sleepy.classes@gmail.com पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।